नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पाकिस्तानी क्यों बनना चाहते हैं भारत का हिस्सा। लग रहा है पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे। क्या है मामला आपको बताएंगे। अखंड भारत बनने जा रहा है दोबारा। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे कि पलक झपकते ही एलएसी पर पहुंचेगी सेना। चीन से निपटने को बनेगी 4.1 किलोमीटर लंबी सुरंग। तीसरी खबर में जिक्र होगा कि चीन के दबाव का असर नहीं, भारत को नए सुखोई 30 और मिग 29 फाइटर जेट देगा दोस्त रूस, लेंगे मोदी। साथ ही साथ चौथी खबर में जिक्र होगा कि जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों ने एक घुसपैठियों को किया ढेर, जारी है तलाशी अभियान। और साथ ही साथ पांचवी खबर में जिक्र होगा कि फिर बौखलाया चीन, अमेरिका की 2 रक्षा कंपनियों पर लगाया प्रतिबंध, ताइवान को हथियारों की बिक्री पर की कार्रवाई। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है और ऐसा लगता है कि मोदी है तो हर जीत मुमकिन है, तो आप भी इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। पाकिस्तानी क्यों बनना चाहते हैं भारत का हिस्सा, लगा रहे हैं पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान की आर्थिक हालत काफी बिगड़ गई है। देश में विदेशी मुद्रा भंडार की भारी कमी है। आसमान छूती महंगाई से लोगों का जीना हराम हो गया है। हजारों परिवार ऐसे हैं जिन्हें 2 जून की रोटी भी जुटा पाने में सांसें आ रही है। सरकार बुनियादी चीजें भी आयात नहीं कर पा रही है। और इस बीच पाकिस्तान कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके के लोग पाकिस्तान से छुटकारा पाना चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि वो भारत में शामिल हो। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे लोगों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए और भारत में शामिल होने की मांग की। वहीं आपको बता दें, JSMM के अध्यक्ष शफी बुरफत ने मंगलवार को एक बार फिर कहा कि पाकिस्तान उनका मुल्क नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर बेहद बड़ी खबर, अखंड भारत की तरफ ये फिर से बड़ा कदम उठने जा रहा है। और अब पाकिस्तान के कब्जे वाला जो कश्मीर है, वहां के लोग भारत में आना चाहते हैं। ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पलक झपकते ही एलएसी पर पहुंचेगी सेना। चीन से निपटने को बनेगी 4.1 किलोमीटर लंबी सुरंग। जी हां दोस्तों, चीन से तनाव के बीच भारत हर तरह से एलएसी तक जाने का रास्ता सुगम करने में लगा है। सेना प्रमुख कई बार कह चुके हैं कि भारतीय सेना हर तरह की चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। वहीं हर मौसम में लद्दाख के लिए रास्ता आसान करने के लिए सरकार ने हिमाचल प्रदेश से लद्दाख को जोड़ने वाली सुरंग को भी मंजूरी दे दी है। ये टनल 4.1 किलोमीटर लंबी होगी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चीन के दबाव का असर नहीं, भारत को नए सुखोई 30 और मिग 29 फाइटर जेट देगा दोस्त रूस, क्या लेंगे मोदी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और चीन से चल रहे तनाव तथा यूक्रेन युद्ध के बीच रूस ने ऐलान किया है कि वो भारतीय वायुसेना को अतिरिक्त सुखोई 30 MKI और मिग 29 फाइटर जेट देने के लिए तैयार है। रूस के यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन के महानिदेशक यूरी स्लायुसर ने भारत को नई फाइटर जेट देने की घोषणा कर दी है। और उन्होंने कहा है कि मिग 29 फाइटर जेट का अत्याधुनिक वेरिएंट भी मौजूद है जो एयरक्राफ्ट कैरियर पर इस्तेमाल होता है। और इससे पहले लद्दाख में तनाव के बीच चीन ने रूस को भारत को हथियार और फाइटर जेट देने का विरोध किया था। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों ने एक घुसपैठिए को कर दिया ढेर, जारी है तलाश अभियान। जी हां दोस्तों, जम्मू एवं कश्मीर में घुसपैठ की लगातार कोशिशें की जा रही है और इन घुसपैठियों का सिर्फ एक मकसद है, जम्मू एवं कश्मीर और भारत में शांति व्यवस्था को बिगाड़ना। पर सीमा रेखा पर तैनात अलर्ट सुरक्षा बलों की वजह से ये घुसपैठिए अपने इरादे में कामयाब नहीं हो पाते हैं। और ऐसी एक कोशिश पिछली रात जम्मू एवं कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में हुई, तो सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की इस कोशिश को नाकाम करते हुए एक आतंकवादी को मार गिराया और इलाके में तलाशी अभियान जारी है। घुसपैठ की कोशिश को सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक संयुक्त अभियान में नाकाम कर दिया। और इसके साथ ही श्रीनगर जिले के कमरवारी इलाके में बंदूक की गोली जैसी आवाज सुनने के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। और पुलिस ने स्पष्ट किया है कि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। दोस्तों, रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अमेरिका की 2 रक्षा कंपनियों पर लगा प्रतिबंध, ताइवान को हथियारों की बिक्री पर की कार्रवाई। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि फिर बौखला गया है चीन। ताइवान को हथियारों की बिक्री करने वाली 2 अमेरिकी रक्षा कंपनियों पर चीन ने प्रतिबंध लगा दिया है। और चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि उसके लॉकहीड मार्टिन
टाइटन कॉर्प और रेथियन टेक्नोलॉजीज कॉर्प को अविश्वसनीय संस्थाओं की सूची में डाल दिया गया है और ये प्रतिबंध इन रक्षा कंपनियों को चीन से संबंधित आयात और निर्यात गतिविधियों में संलग्न होने से रोकते हैं। इससे पहले चीन ने बीते साल फरवरी में ताइवान को $10 मिलियन के हथियारों की बिक्री पर भी 2 फर्मों पर प्रतिबंध लगाया था। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि ये बिक्री चीन के रक्षा हितों को कमजोर करती है और चीन अमेरिकी संबंधों और ताइवान में शांति और स्थिरता को गंभीरता से कम करती है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 22 फरवरी तक 11 राज्यों में बारिश, उत्तराखंड हिमाचल में अलर्ट, पर्वतों पर होगी बर्फबारी, यूपी एमपी बिहार सहित 8 राज्यों में बढ़ेगा तापमान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि देश भर के मौसम में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं और लगातार कई राज्यों में तापमान में वृद्धि देखी जा रही है। वहीं कई राज्यों में तेज हवाओं के कारण एक बार फिर से सर्दी का असर शुरू हो गया है। मौसम विभाग द्वारा मौसम बदलने की चेतावनी जारी की गई है। उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी और बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है। हालांकि मौसम विभाग ने इस बार उत्तराखंड में भयानक गर्मी पड़ने का अनुमान जताया है। उत्तर प्रदेश सहित बिहार में तापमान वृद्धि देखने को मिलेगी और वहीं मौसम शुष्क बना रहेगा, जबकि राजधानी दिल्ली में बादलों का आवागमन जारी रहेगा। राजस्थान में मौसम बदल सकता है, बादलों की आवाजाही लगी रहेगी और इसके अलावा मध्य प्रदेश में तेजी से तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीएम मोदी का राजस्थान पर फोकस, 20 दिनों में तीसरा कार्यक्रम। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल संरक्षण को भारत के लिए महत्वपूर्ण दायित्व बताते हुए गुरुवार को कहा कि यह हमारी साझी जिम्मेदारी है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमें देशवासियों में जल संरक्षण के मूल्यों के प्रति फिर से प्राचीन आस्था पैदा करनी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमें हर विकृति को भी दूर करना होगा जो जल प्रदूषण का कारण बनती है। पीएम ने कहा कि राजस्थान के आबू रोड में ब्रह्मा कुमारी संस्था के जल जन अभियान की शुरुआत को लेकर आयोजित कार्यक्रम को डिजिटल तौर पर संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। दरअसल ये राजस्थान में पीएम मोदी का तीसरा कार्यक्रम है। पीएम 28 जनवरी से ही राजस्थान में कार्यक्रम कर रहे हैं। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दिल्ली में हो गया खेला, बीजेपी से मिली हार के बाद आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पर निकाला सारा गुस्सा। जी हां दोस्तों, दिल्ली में हज कमेटी के अध्यक्ष पद पर गुरुवार को हुए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका दिया। भगवा दल की मुस्लिम नेता कौसर जहां ने दिल्ली की सत्ताधारी पार्टी को हराकर चुनाव जीत लिया। हालांकि अब आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और भाजपा के बीच मिली भगत थी और इसी वजह से कौसर जहां को जीत मिल गई है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने एलजी पर भी ठीकरा फोड़ा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। तालिबान ने किया खैबर पख्तूनख्वा के गांव पर कब्जा, डर से भाग खड़ी हुई पाकिस्तानी पुलिस और सेना। जी हां दोस्तों, तहरीके तालिबान पाकिस्तान पिछले कई महीनों से पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान प्रांत में सुरक्षा बलों के खिलाफ लगभग रोजाना हमले कर रहा है। और आपको बता दें कि अगस्त 2021 में जब से दुरंत रेखा के पार अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा किया है, तब से टीटीपी ने पाकिस्तान के सुरक्षा बलों पर भी हमले तेज कर दिए हैं। और ऐसी एक घटना में टीटीपी ने खैबर पख्तूनख्वा के एक गांव पर कब्जा कर लिया, जिससे स्थानीय पुलिस और पाकिस्तानी सेना को इलाके में अपनी चौकियों से भागना पड़ा। पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार अमजद अयूब मिर्जा ने ट्विटर पर इससे जुड़ा एक वीडियो शेयर किया जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नई चौकियां, कैंप, टनल और जवान, चीन बॉर्डर को लेकर मोदी का मेगा प्लान। जी हां दोस्तों, चीन बॉर्डर पर देश की रक्षा को मजबूत करने के लिए मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठाया। मोदी कैबिनेट ने इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के 7 नई बटालियन के गठन का फैसला किया है। और इतना ही नहीं, कैबिनेट ने 4.1 किलोमीटर लंबी सिंकुला टनल के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है और इस टनल से लद्दाख में ऑल वेदर कनेक्टिविटी की सुविधा मिलेगी। केंद्र ने यह फैसला ऐसे वक्त कर लिया है जब भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में मई 2020 में हिंसक झड़प हुई थी और इसके बाद से भारत और चीन के बीच सीमा को लेकर विवाद चल रहा है। और इतना ही नहीं, पिछले साल दिसंबर में भी अरुणाचल प्रदेश में भारत और चीन की सेना आमने सामने आ गई थी। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। की ताकत देख बड़ी पाकिस्तान की चिंता, मीडिया में मची जबरदस्त हलचल। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को बेंगलुरु में एरो इंडिया शो के 14वें सत्र का उद्घाटन किया। 5 दिनों तक चलने वाला ये शो बेंगलुरु के येलहांका एयरफोर्स स्टेशन पर हो रहा है और इस शो की खासियत यह है कि इसमें 98 देश और 100 से ज्यादा विदेशी डिफेंस कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। इसके अलावा इस शो में 32 देशों के रक्षा मंत्री और 29 देशों के वायुसेना प्रमुख भी भाग लेंगे। बेंगलुरु में हो रहे एरो इंडिया के 14वें एडिशन को लेकर पाकिस्तानी मीडिया ने भी प्रमुखता से जगह दी और भारत के डिफेंस प्रणाली पर
टिप्पणी की है। दरअसल आर्थिक तंगी से बेहाल पाकिस्तान को IMF की शर्तों के तहत डिफेंस बजट कम करना होगा। ऐसे में एरो इंडिया शो के माध्यम से भारत की अपनी सैन्य निर्यात में बढ़ोतरी कर अमेरिका, रूस और चीन जैसे सैन्य महाशक्तियों के साथ मंच साझा करने की महत्वाकांक्षा पाकिस्तान को चिंतित कर रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ITBP की 7 नई बटालियन, 9400 नए पद, चीनी सीमा पर चौकसी बढ़ाने के लिए कैबिनेट ने किया ये बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, भारत और चीन के बीच सीमा पर तनातनी को लेकर विपक्ष संसद में भी सरकार पर हमलावर रहा और मोदी सरकार ने अब भारत चीन सीमा पर निगरानी की जिम्मेदारी संभाल रहे भारत तिब्बत सीमा पुलिस को लेकर बड़ा फैसला किया है। मोदी कैबिनेट की बुधवार को हुई बैठक में ITBP की 7 नई बटालियन बनाने के प्रस्ताव पर मोहर लगा दी गई है और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट की मीटिंग के बाद इसका ऐलान किया है। उन्होंने ये भी बताया कि कैबिनेट मीटिंग में ITBP का एक सेक्टर हेडक्वार्टर की स्थापना के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दे दी गई है। उन्होंने बताया कि नई बटालियन के लिए एक अतिरिक्त सेक्टर हेडक्वार्टर स्थापित किया जाएगा और मोदी सरकार के मंत्री अनुराग ठाकुर ने यह भी कहा कि ITBP में 9400 पदों का सृजन किया जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। महंगे पेट्रोल डीजल से जल्द मिलेगा छुटकारा, बढ़ती महंगाई को देखते हुए टैक्स घटा सकती है सरकार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल के दाम सस्ते हो सकते हैं क्योंकि सरकार एक बार फिर ईंधन की कीमतों पर टैक्स घटा सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि महंगाई दर को कम करने के लिए भारत सरकार फ्यूल और कुछ अन्य चीजों पर टैक्स घटा सकती है। अगर सरकार की ओर से ऐसा फैसला लिया जाता है तो पेट्रोल डीजल के दाम काफी कम हो सकते हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक यह फैसला फरवरी महंगाई दर के आंकड़ों के जारी होने के बाद लिया जा सकता है और भारत की एनुअल खुदरा महंगाई दर 5.72% से बढ़कर 6.52% पर है और सूत्रों ने बताया कि सरकार फ्यूल पर टैक्स दोबारा से घटा सकती है। इसके साथ ही इंपोर्ट ड्यूटी में भी कटौती कर सकती है। जी हां दोस्तों, ग्लोबल स्तर पर पिछले कुछ समय से कच्चे तेल के दाम में गिरावट देखी गई है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। धरती पर बोझ है पाकिस्तान, खुद को भारत में मिला ले, पड़ोसी मुल्क की कंगाली पर CM योगी ने ली मिर्चीदार चुटकी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पाकिस्तान धरती पर बोझ है, वो जितना जल्दी भारत के अंदर खुद को समाहित कर दे तो वो उनके हित में होगा। CM योगी ने बुधवार को एक निजी चैनल के साथ इंटरव्यू में कहा कि यह तय है कि एक दिन अखंड भारत राष्ट्र का निर्माण होना ही है। CM योगी ने पाकिस्तान में जारी तंगहाली के सवाल पर कहा कि श्री अरविंद ने पाकिस्तान के बारे में स्पष्ट घोषणा की थी कि आध्यात्मिक जगत में पाकिस्तान कोई वास्तविकता नहीं है। जी हां दोस्तों, अरविंदो घोष की बात कर रहे थे योगी आदित्यनाथ। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अमेरिका यूरोप के ऐतराजों पर भारी, रूस से भारत की यारी, आयात में 384% का इजाफा। जी हां दोस्तों, अमेरिका और यूरोपीय देशों के ऐतराज के बावजूद रूस से भारत की यारी परवान चढ़ती जा रही है और ताजा आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं। रूस से भारत के आयात में 384% का इजाफा हुआ है और इस इजाफा ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिका और पश्चिम देशों ने रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए हुए हैं और इन दोनों के प्रतिबंधों को दरकिनार करते हुए भारत लगातार रूस के कच्चा तेल आयात वहां से कर रहा है। वहीं वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार रूस से भारत का आयात इस वर्ष में अप्रैल जनवरी के दौरान 5 गुना बढ़कर 37.31 अरब डॉलर हो गया है। 2021-22 में रूस भारत का 18वां सबसे बड़ा आयात भागीदार रहा और इस दौरान भारत ने रूस से 9.46 बिलियन अमेरिकी डॉलर का आयात किया और मंत्रालय ने बताया कि रूस से आयात बढ़ने के पीछे मुख्य कारण कच्चा तेल है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 2024 लोकसभा चुनाव पर CM योगी आदित्यनाथ की बड़ी भविष्यवाणी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें इस वक्त सियासत का सबसे बड़ा मुद्दा साल 2024 में होने वाला लोकसभा चुनाव है और इसी मुद्दे को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिखर सम्मेलन में कई बातें रखी और उन्होंने कहा कि विपक्ष इस वक्त गुमराह और भ्रष्ट है। विपक्ष का कोई नेशनल एजेंडा नहीं रहा है, यही कारण है कि जनता भी उन्हें गंभीरता से नहीं ले रही है। 2024 चुनाव के बड़े मुद्दे को लेकर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मोदी की 10 साल की सभी उपलब्धियां बड़ा मुद्दा होंगी और चाहे वो आध्यात्मिक हो या फिर आर्थिक हो, चाहे गरीब कल्याण योजना हो या फिर वैश्विक मंच पर भारत के सम्मान की हो, इन्हीं उपलब्धियों के बल पर भारतीय जनता पार्टी 2024 में चुनाव लड़ेगी। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो कुछ भी देश के हित में होगा केंद्र सरकार उसके लिए काम कर रही है और चुनाव के लिए किसी तरह का मुद्दा नहीं है। जिस चीज की जरूरत पड़ेगी बीजेपी उस तरह के ही कदम उठाएगी। इससे पहले भी वो अपने कई इंटरव्यू में इस बात को दोहरा चुके हैं कि फिलहाल बीजेपी को किसी पार्टी से कोई डर नहीं है क्योंकि बीजेपी पूरी ईमानदारी से अपना काम कर रही है और जनता तक हर सुविधा
पहुंचा रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पाकिस्तान की हालत से डरा चीन, बंद किया इस्लामाबाद में अपने दूतावास का काउंसलर एक्सेस। जी हाँ दोस्तों, आर्थिक संकट का सामना कर रहे पाकिस्तान के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। रोजमर्रा से लेकर खाने पीने की कीमतें 7वें आसमान पर हैं और लोगों को आटा दाल तक के इंतजाम के लिए सोचना पड़ रहा है। और इस बीच चीन ने पाकिस्तान को करारा झटका दिया है। दरअसल चीन ने पाकिस्तान में अपने दूतावास को काउंसलर सेक्शन को अस्थायी रूप से बंद करने का ऐलान किया है और चीन ने इसका कारण तकनीकी वजह बताया है। चीन के इस कदम से पाकिस्तानियों को चीन का वीजा लेने में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और इससे पहले हाल ही में चीन ने पाकिस्तान में खराब होती सुरक्षा व्यवस्था के कारण पाकिस्तान में चीनी नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी थी। इस्लामाबाद में चीनी दूतावास ने अपनी वेबसाइट पर इसका ऐलान किया है। हालांकि उसने इसके पीछे ना तो कोई खास वजह बताई और ना ही ये बताया कि दूतावास का काउंसलर सेक्शन दोबारा कब खोला जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पश्चिमी विक्षोभ के कारण पहाड़ों पर बर्फबारी, फिर बढ़ेगी ठंड, मौसम का ताजा हाल। जी हाँ दोस्तों, पिछले 24 घंटे के दौरान पूरे देश में मौसम शुष्क बन रहा है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान के कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है। वहीं गुजरात, दक्षिण मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट आई है। मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। उत्तर भारत के कई इलाकों में कड़ाके की सर्दी से थोड़ी राहत है। फिलहाल उत्तर भारत में न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री है और आने वाले 4-5 दिनों में पूरे उत्तर भारत में तापमान बढ़ जाएगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि विंध्य को साधने सतना पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह। अपने मजबूत किले को बचाने में जुटी भाजपा। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर उल्टी गिनती शुरू हो गई है। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही दल पूरे प्रदेश में जोर शोर के साथ तैयारियों में लगे हुए हैं और भाजपा जहां पूरे देश में विकास यात्रा निकालने जा रही है तो वहीं दूसरी तरफ विंध्य क्षेत्र को साधने में भी जुटी हुई है। और इसी सिलसिले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 24 फरवरी को सतना आ रहे हैं। गृह मंत्री यहां विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। विंध्य प्रदेश का 5वां सबसे बड़ा क्षेत्र है और इस अंचल में 31 विधानसभा और 4 लोकसभा सीटें आती है और यह क्षेत्र भाजपा के मजबूत किले के तौर पर जाना जाता है। पूरे क्षेत्र में ब्राह्मण, ठाकुर, पिछड़ा वर्ग और कुर्मी वोटर्स का अच्छा दबदबा है। कांग्रेस के गढ़ रहे विंध्य क्षेत्र में भाजपा 2003 के विधानसभा चुनाव से ही अच्छा प्रदर्शन करते आ रही है और 18 के चुनावों में जब कांग्रेस राज्य में सत्ता में लौटी तो उसे विंध्य से महज 6 सीटें हासिल हुई। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। इसी गुब्बारे के मलबे से खुली चीन की पोल, यूएस ने किए चौंकाने वाले दावे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि चीन के जासूसी गुब्बारों को लेकर अमेरिका ने बड़ा खुलासा किया है। अमेरिका का कहना है कि पिछले दिनों मार गिराए गए चीन के जासूसी गुब्बारे के मलबे को अटलांटिक महासागर से बरामद किया गया है और इस मलबे में जासूसी में इस्तेमाल किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स भी शामिल है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सेना के नॉर्दर्न कमांड ने जारी बयान में कहा है कि सर्च क्रू ने घटनास्थल से मार गिराए गए गुब्बारे का मलबा हासिल किया है और इसमें सेंसर और इलेक्ट्रॉनिक टुकड़े भी शामिल हैं। चीन ने बीते दिनों इस विशालकाय गुब्बारे को मार गिराया था। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत के आसमान से अमेरिकी बम वर्षक विमानों ने चीन को ललकारा। एरो इंडिया शो 2023 की हुंकार। जी हाँ दोस्तों, बेंगलुरु में चल रहे एरो इंडिया शो के मौके पर अमेरिका के सबसे घातक माने जाने वाले बम वर्षक B-1B लांसर विमानों ने भारत के आसमान से चीन को अपनी ताकत का एहसास करा दिया है। वहीं दोस्तों, चीन के जासूसी गुब्बारे मामले में अमेरिका से चल रहे ड्रैगन के तनाव के बीच बेंगलुरु का ये एरो इंडिया शो 2023 खास संदेश देता दिख रहा है। अमेरिकी वायुसेना ने B-1B लांसर बम वर्षक विमानों को बेंगलुरु के येलहंका वायुसेना अड्डे पर एरो इंडिया 2023 में शामिल किया गया और इनकी ताकत को देखकर चीन चिंता में पड़ गया है और इस शो में 98 देशों की 800 से अधिक कंपनियां और प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। दोस्तों करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीएम मोदी के खिलाफ नफरत से भरी है बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री। भारत के समर्थन में उतरे ब्रिटिश सांसद, कहा बकवास पत्रकारिता। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री नफरत से भरा एक काम था। ये खराब पत्रकारिता थी, खराब शोध था और पीएम मोदी के खिलाफ एक धब्बा था जो पूरी तरह से अनुचित है। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर यह बातें ब्रिटेन के सांसद बॉब ब्लैकमैन ने कही है। सांसद ने आगे कहा कि ब्रॉडकास्टर ब्रिटिश सरकार के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है और कुछ दिनों पहले
पहले गुजरात दंगों पर बनी बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री को लेकर विवाद खड़ा हो गया था और इसका नाम इंडिया द मोदी क्वेश्चन है और डॉक्यूमेंट्री को भारत ने प्रोपेगेंडा का हिस्सा बताया था। एक भारतीय न्यूज चैनल से बात करते हुए ब्लैकमैन ने कहा कि 2 एपिसोड की डॉक्यूमेंट्री ये दिखाने की कोशिश करती है कि भारत की न्यायिक प्रणाली पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। भारत की न्याय व्यवस्था राजनीति से पूरी तरह अलग और पूरी तरह स्वतंत्र है। बॉब ने कहा कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री भारत को एक गैर धर्मनिरपेक्ष देश दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन हम जानते हैं कि भारत सभी धर्मों और हर पृष्ठभूमि से आने वाले लोगों को गले लगाता है। इसीलिए डॉक्यूमेंट्री ने जो भारत की एक बेहद खराब तस्वीर पेश की है वो मेरे हिसाब से पूरी तरह से गलत है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कोरोना के बाद एक और खतरनाक वायरस मारबर्ग ने दी दस्तक। WHO के उड़ गए होश, लक्षण और बचाव का यह है तरीका। जी हाँ दोस्तों, अभी तक दुनिया कोरोना महामारी से उभरी नहीं थी कि एक और नए वायरस ने दस्तक दे दी है। जी हाँ दोस्तों, कोरोना के बाद आए मारबर्ग वायरस ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की भी नींद उड़ा दी है। मारबर्ग वायरस से 9 लोगों की जान जा चुकी है और अब WHO भी अलर्ट मोड में आ गया है। इबोला की तरह ही मारबर्ग वायरस की भी उत्पत्ति चमगादड़ों से हुई है और ये वायरस संक्रमित लोगों से और उनसे जुड़ी चीज़ों का इस्तेमाल करने से फैल सकता है। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के नज़दीकी संपर्क में आते हैं जिसे ये बीमारी है तो इसकी संभावना ज़्यादा है कि ये आपको भी अपनी चपेट में ले सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसके लक्षण है दस्त, तेज बुखार, खून की उल्टी होना, जी मचलाना, भयंकर सिरदर्द, गंभीर ब्लीडिंग, उल्टी और इसी के साथ नाक या मसूड़ों से ब्लीडिंग। और दोस्तों ये इसके लक्षण हैं और इनके संपर्क में आने से ये फैल भी सकता है।